नमस्कार दोस्तों, अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्या जड़ में मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं और साथ ही आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी, माता ने वीणा पुस्तक हाथ में धारण कर रखा है और माता का स्वरूप ऐसा है कि जो हमें सदा ज्ञान देता रहे और हम सब उससे लाभान्वित होकर सफल होते रहें। तो आज आप लोगों ने भी बसंत पंचमी की पूजा की होगी। साथ ही साथ क्या है कि ये छात्रों के लिए एक उत्सव का दिन होता है और इस समय उत्सव जैसा माहौल भी है। कई वैकेंसीज, कई सारी चीज़ें आने वाली हैं या आ चुकी हैं, तो उन सभी चीज़ों का इंतज़ार हो रहा था। जिन चीज़ों का अब धीरे धीरे वो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होंगी। आइए, हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, प्रीति जी आई हुई हैं। आइए इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बसंत पंचमी भी अलग अलग जैसे स्टेट में कुछ अलग अलग टाइप मनाया जाता है क्या? हाँ, ये हमारे बगल में एक नॉर्थ ईस्ट की आंटी रहती हैं, त्रिपुरा की। हाँ, तो वो बता रही थी हमारे एरिया में बसंत पंचमी वो वैलेंटाइन वीक की तरह रहता है। जैसे वैलेंटाइन पे सब कपल निकलते हैं, उसी तरह बसंत पंचमी में हमारे वहाँ पूरा वैसा माहौल बना रहता है। बसंत पंचमी का बड़ा अच्छा माहौल रहता है। देखिए, बंगाल में क्या है, एक हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शादी हुई थी मनोहरा देवी से, तो उन्होंने बसंत पंचमी को ही पसंद किया था। अच्छा। जैसे वैलेंटाइन वीक होता है, तो हिंदू में बसंत पंचमी को ही मदनोत्सव या प्रेम का उत्सव कहा जाता है। अच्छा, ऐसा कुछ है। हाँ, तो ये चीज है। तो आइए थोड़ा सा आप ये मुझे बताइए थोड़ा सा धर्मेंद्र जी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी में आपने आज यूपी का वीडियो डाला, तो क्या रणनीति है अब आगे? अब एग्जाम जैसे 3-4 महीना बाद होगा, तो अब धीरे धीरे ऐसे मतलब 10, 15, 20 मिनट के छोटे छोटे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। ये नहीं कि पापा या वीडियो या बहुत लंबा वीडियो बना लें उसके बाद कोई देख ही ना पाए। 10-15 मिनट का वीडियो रहता है तो वो लोग देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रदीप जी भी आ गए हैं। मुझे लग रहा है कहीं बैग लेकर के वो गए हुए थे, जरूरी काम से जा रहे थे, तब तक ये मुझे लग रहा है कि आज ही टेस्ट सीरीज फोटोकॉपी करा लिए क्या आप? हाँ, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा था। एक्चुअली मैं टाइपिंग लगी हुई है एग्जाम की और स्टेनो, तो वही मैं सीख रहा हूँ। स्टेनो आप तो सीखे हैं, कुछ समय तक हमारे साथ हमारे सहपाठी रहे हैं। प्रदीप जी का सिलेक्शन हो गया, हम अब उनको चूज करना है। मैं भी स्टेनो का अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ, तो आप जानते ही हैं, काफी अभी भी थोड़े हो गया तो भूल गए थे, तो फिर से प्रैक्टिस करनी नहीं, स्टोनो की यही प्रैक्टिस ही स्टोनो की खास बात है। बिल्कुल, मैथ हो, स्टोनो हो, टाइपिंग हो, ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। जैसे बहुत लोग जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दिए होंगे तो बड़ा बेकार अनुभव रहा। बिल्कुल, कमरे पे क्या था, स्पीड आ रही थी 35, 30, वहाँ जाके हाथ कांपने लगा और वहाँ 30, हिंदी में 30 आ रही थी, वहाँ पता चला 22 ही आई। हाँ, अंग्रेजी में 35-40 आ रही थी तो 29 पे रह गए, 28 पे रह गए। बड़ा बेकार अनुभव रहा। स्पीड है, यदि अगर आपकी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जैसे 25 मांगते हैं, तो कम से कम आपकी यहाँ पे 35-40 आनी चाहिए। तो अब क्या है कि अब फिर से जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। तो जिन लोगों का भी ये पेपर अच्छा हो, आप लोग अच्छे से दीजिए। इसके बाद टाइपिंग की बहुत अच्छे से प्रयास करिए कि टाइपिंग की वजह से आपका न रुके, नहीं तो ये पीड़ा बहुत दर्दनाक। ऐसे से हम स्टेनो में जो स्टेनोग्राफी होती है उसमें भी 80 मांगी जाती है। आपको कम से कम 90 या 100 आनी चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे वहाँ। प्रदीप जी का रिजल्ट आने वाला है, जल्दी मिठाई खिलाएंगे सबको। किस चीज का रिजल्ट आ रहा है? कई है, AGTA का। अच्छा, AGTA में आपका हो रहा है। बहुत बहुत बधाई भाई, अग्रिम बधाई पहले ले लीजिए। और ASI में भी है। अच्छा, ASI भी है आपका? लगा है। तब तो लगातार मतलब हम देख रहे हैं हमारी टीम में हर परीक्षा का परीक्षार्थी मौजूद है जिसने उस परीक्षा को बहुत गहनता से विश्लेषण किया है। ये परीक्षा कोई अभी प्रीति जी बैठी हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये टीचिंग भर्ती एग्जाम के लिए हैं। प्रीति, टीचर भर्ती एग्जाम में आपने शायद EMRS का पेपर दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। उसका रिजल्ट कब आ रहा है, क्या स्थिति है? रिजल्ट का सुन तो रहे हैं कि जनवरी एंड में आ जाएगा रिजल्ट। अभी क्या लग रहा है, मेंस को लेके आप आश्वस्त हैं? हाँ, मार्क्स मेरे 75 प्लस है, तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा आउट ऑफ 100। अच्छा, कुछ लोग हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम दिए हैं। हाँ। उनका कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ अभी हम कैसे कह सकते हैं, सबका सिलेबस अलग अलग है। तो लेकिन ये है उम्मीद कि 55 प्लस जितना है वो Tier 2 की तैयारी अपनी जारी रखें। अच्छा, हाँ, क्योंकि रिजल्ट आते ही 1 महीने का समय मिलेगा आपका मेंस के लिए, तो जितना अभी से प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा है Tier 2 के लिए। KVS NVS का भी है पेपर, उसका भी। तो मतलब शिक्षक भर्ती में भी इस समय बहुत बूम है। अगर DSSB भी आने वाला है तो वहाँ भी अच्छे से तैयारी होके
सफलता पाई जा सकती है। टीका लगा हुआ है। DSSB आने वाला है। जुलाई में, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती आएगी। अगर यूपी टेट आया तो जैसे कि बौर अगर आ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आम आने वाले हैं, तो बस यही चीज है कि अगर बौर आ रहा है तो आम आएंगे, यानी अगर टेट आ रहा है जुलाई तो में शिक्षक भर्ती आना निश्चित है। जुलाई में यूपी टेट होने जा रहा है, तो इससे ये स्पष्ट है कि सरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 40,000 बहुत देगी। गंभीर है, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। कई बार हमारी विधानसभा में मंत्री और विपक्ष के नेताओं ने इस विषय को उठाया बार बार, भी है। और छात्रों की मांग भी है। मंत्री जी गंभीर भाई नहीं। बीएड बहुत है, बीटीसी बहुत है, छात्र बस विषय TGT गंभीर है, की डेट भी आ गई है। गंभीर नहीं है। वही चीज है। शिक्षा सेवा आयोग ने मतलब मंत्री जी टीजीटी का रेशियो पीजीटी की बराबर डेट भी आ गई है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार हो जाएगा अब, क्योंकि काफी अभी 2-3 महीने 3 महीने का समय है, लगभग जून में है। जून में। हाँ, तो अब सहायक शिक्षक भर्ती आएगी, ये बीटीसी वालों के लिए अच्छा चांस, जो भी हमारे बहुत मित्र अच्छा है। हाँ। जुड़े हुए हैं विद्याजेट से और बीटीसी किए हुए हैं हम्म, या डीएलएड जिसको कहते हैं, तो वो अपनी तैयारी इस चीज पे जारी रख सकते हैं, क्योंकि अब उनके क्या कहते हैं कि बेरोजगारी का समय खत्म होने वाला है, शिक्षक भर्ती की बहार आने ही वाली है। सुनने में आ रहा है बीएड फिर से 1 साल का होने वाला है। हाँ, ये तो हम भी सुने हैं, देखिए, बीएड 1 साल ये का तो हो अभी रहा क्या है। होता है, ये तो पिछले साल भी यही चर्चा थी। 1 साल का जो होने वाला है, कैसा बता रहे हो? अभी तो NEP 2020 की बात कर रहे हो? जो नहीं, इस साल कोई न्यूज चल रहा है कि नहीं, 1 साल का भी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी दो, लेकिन हाँ, हाँ लेकिन 4 ईयर का जो बीएड जो होता है, हाँ, वो तो 4 चल रहा है year प्रोग्राम। integrated हाँ, उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। दूसरा अभी एक मुद्दा और चल रहा है, जैसे धर्मेंद्र जी बता रहे थे रिजर्वेशन वाला, तो वो क्या है, उसके बारे में जरा बताएंगे। हाँ, लाइए मैं बताता हूँ उसके बारे में। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक राजस्थान का केस गया था और एक कर्नाटक का। पहले राजस्थान वाला केस गया था, तो राजस्थान वाले में ये हुआ था कि किसी बच्चे ने जैसे वो ले लिया था एज रिलैक्सेशन, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई एक बार कोई भी किसी टाइप का रिजर्वेशन ले ले, फ़ायदा ले लेता है, तो उसको आगे किसी स्टेप में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद कर्नाटक वाला केस जो आया है, उसमें ये कहा है कि मान लीजिए जैसे 80 का कोई बच्चा है, वो फॉर्म भर रहा है, फॉर्म भरते टाइम वो अगर फी रिलैक्सेशन ले लिया तो उसको भी आप रिजर्वेशन में गिनेंगे, फी रिलैक्सेशन। और अगर मान लीजिए वो फॉर्म जनरल से भर दिया, तो बाद में ये कहेंगे कि आपने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, आप SC के हैं तो आपने जनरल से क्यों फॉर्म भरा। क्योंकि अभी हमारे एक मित्र हैं यहाँ सचिवालय में, तो वो बता रहे थे ऐसे ही कोई डॉक्टर हैं OBC के, तो वो फॉर्म अपना जनरल से भर दिए थे, तो उनके ऊपर मतलब केस कर दिया गया है वहाँ के आसपास के डॉक्टरों द्वारा कि ये OBC के हैं, जनरल से क्यों फॉर्म भरे। तो उनका केस चल रहा है, अभी सचिवालय में उनका फाइल पड़ी हुई है। तो ये भी मुद्दा है कि अगर आप जनरल से भर दिए तो बाद में ये कहेगा आइडेंटिटी छुपा लिए। अगर आप शुरू में ही डाल दिए कि हम SC के हैं और फिर रिलैक्सेशन का फ़ायदा ले लिए, तो आपको मतलब अपने जो 18% रिजर्वेशन मिलता है SC का, उसी में रहना पड़ेगा। आप जनरल से अधिक नंबर लाएंगे तो भी जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। तो ये मुद्दा है। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जैसे विभिन्न राज्यों का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कई रिजल्ट देखे हमने, केंद्र सरकार में कई रिजल्ट देखे, तो आरक्षण का हिसाब मुझे कभी उतना समझ में ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक पुनरावलोकन करना चाहिए, जी, बहुत जरूरी है। फिर से एक कमेटी बनानी चाहिए जो आरक्षण के नियम को, सामाजिक आर्थिक स्थिति को लोगों को देखे, जो और- भी नियम बने वो और धरातल पे लागू हो और यूनिवर्सल ला हो। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में दूसरा कानून है, कहीं महिलाओं के लिए आरक्षण है, कहीं राज्य वालों को आरक्षण दे रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में या कहीं सी और कुछ राज्य हैं, हाँ, कि अपने राज्य को ले रहे हैं। वो जिस स्टेट में जैसा मतलब वहाँ का CM है, जिस कम्युनिटी का है, वो अपने अकॉर्डिंग उस कम्युनिटी को ज्यादा आरक्षण तो दे रहा है। ये चीज है कि ऐसा मेरे कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, बेरोजगार का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है। बेरोजगार सिर्फ एक बेरोजगार होता है, तो उसको समझना चाहिए सरकार को कि उसके साथ अन्याय ना हो। सभी जगह जब आवेदन का अवसर मिले, सभी जगह उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ जैसे आरक्षण मान लीजिए दिया जा रहा है, जो रूल है उसे तो फॉलो करना चाहिए। यूनिवर्सल ला हो। अब जब बिहार भारत का भाग है, तो भारत की सरकार या हम ये कहेंगे केंद्र सरकार संसद में एक यूनिवर्सल ला नियम बना दे, या और तो क्या? किसी राज्य का बच्चा किसी राज्य में एग्जाम ना दे पाए। हम्म। अब हमारे यूपी में पता चलता है अंडमान निकोबार का छात्र भी आ रहा है SDM बनने की लालसा से, वहाँ कोई वैकेंसी आती है, हम नहीं दे सकते हैं। और जबकि वहां जाके हम नहीं दे पाते। बिहार में बहुत सारी, तो उत्तराखंड में वैकेंसी आती है, एक समान व्यवहार होना चाहिए उत्तराखंड में ताकि अवसर मिल सके। तो मतलब भर लेते हैं। उत्तराखंड में अपर आप भर सकते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी आई वैकेंसी आती है आयोग से, तो वो हम्म। नहीं, वहाँ पे नहीं दे सकते, जो है वहाँ एक्चुअली जब आप रिजर्वेशन का फॉर्म बहुत भरेंगे बड़ा तो खेल 6-7 चल रहा है। कॉलम होते हैं उत्तराखंड के फॉर्म में कि आप निवासी हैं, हाँ, तो उसमें पता चलता है 6 क्राइटेरिया में बाहरी राज्य का बच्चा सेट ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह वो अपने आप ही दौड़ से बाहर हो गया, तो कहीं ना कहीं अवसर की कमी हो गई उसके लिए। तो इस चीज पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए
मुझे ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र और क्या, बिल्कुल आरक्षण मतलब अगर कोई नियम बने तो पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए, यूनिवर्सल ला हो। क्योंकि सबसे देखने पहले में चीज। नियम तो बना है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब पता चलता है वैकेंसी हो जाती है, फाइनल होने वाली होती है, तब आरक्षण का ये आ जाता है कि आरक्षण की नियमावली नहीं हुई, पूरी भर्ती रद्द। पीसीएस का मेंस हो जा रहा है, उसके बाद आरक्षण के नाम पे केस हो जा रहा है। पीसीएस ही नहीं, इधर कई वैकेंसी मैंने देखा, शिक्षक भर्ती पहले वाली आई, अभी भी 69,000 में चल रहा है आरक्षण का विवाद। तो ये आरक्षण का विवाद नीति नियंताओं को सोचना चाहिए कि आप गंभीर पद पे हैं तो ऐसी कोई विसंगति ना आए कि समाज का कोई वर्ग ठगा हुआ महसूस करे। और क्या, तो इसलिए एक यूनिवर्सल लॉ हो और उसे नोटिफिकेशन में देना भी चाहिए कि किस आधार पे आप आरक्षण देंगे, किस किस स्टेप पे देंगे। इससे छात्रों को सहजता होगी। वोट बैंकिंग का चक्कर है, सब लोग आरक्षण के नाम वोट पे बैंक की बात अब क्या करें, अभी देखिए शंकराचार्य वाला मुद्दा चल रहा है। शंकराचार्य जी ने अभी आज भी स्नान नहीं किया। अब उसमें क्या है कि अलग अलग दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं, संतों में लड़ाई हो गई, ये कह रहे हैं काल नेमी कौन है। तो ये सब स्थितियां भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ वोट बैंक हर जगह, धर्म में वोट बैंक है, शिक्षा में वोट बैंक है, हर जगह केवल वोट बैंक की राजनीति। तो ये कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है और समाज में छात्रों में इसी के लिए आक्रोश व्याप्त हो रहा है, आपस में द्वेष बढ़ रहा है। आपसी द्वेष बढ़ रहा है। जैसे हमने ये सोचा था कि जैसे कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य होता है तो वेल एजुकेटेड होता है, बहुत ही गंभीर, और वो लेकिन उस पद की भी गरिमा को खंडित किया जा रहा है। तो मतलब यही सब आता है मन में कि आखिर जा कहाँ रहा है देश, ये दशा दिशा क्या है। क्यों धर्मेंद्र जी, आरक्षण का विवाद नया आ ही रहा है, ये देख ही रहे हैं आप, रोज कोई ना कोई आरक्षण का वो आ जा रहा है विवाद। ये तो यूट्यूब कुछ संभाला हुआ है रील्स बनाने वालों के लिए। रील्स बना के कुछ लोग उसमें सेटिस्फाई है अपना, नहीं तो बेरोजगारी का ये माहौल होता है यहाँ इंडिया में, संभले नहीं संभलती सरकारों से। देखिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सोशल मीडिया ने देश की वो बहुत बड़ी क्रांति से बचा लिया। अगर यही उस जमाने में होता 1947-48 में, जब यूट्यूब और ये सब नहीं था, इस तरह की बेरोजगारी और इस तरह का होता, तो अब तक क्रांति हो जाती। और क्या, ये चीज है, तो यही सारी चीजें हैं। और बताइए धर्मेंद्र जी। और बढ़िया है। तो ठीक है प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, अब ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ये बंद